अच्छा, ग्रुप 5 का पता है ना सबको? ग्रुप 5 एक एग्जाम होता है, पता है? एक तो ग्रुप 5 एक एग्जाम होता है, एक होता है DSSB, पता है? एक दिल्ली का दिल्ली स्टेट जो होता है ना, वो करवाता है एक एग्जाम, लैब टेक्नीशियंस की उसमें वैकेंसी रहती है। एक एम्स होता है, एक RRB होता है रेलवे का, है ना? इसमें सब में लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है। ये पता था क्या अभी इससे पहले आपको? ग्रुप 5 का बस पता था, उसके और अलावा नहीं पता था। वैकेंसी बहुत सारी आती है, मतलब रोज किसी ना किसी गवर्नमेंट सेक्टर में लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है। तो ये ढेर सारी वैकेंसीज निकलती है ना, और अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है, ये समझो आप। किसी किसी चीज में तो वो फ्रेशर्स ही मांगते हैं, कि मतलब आपने सीधी अगर बैचलर डिग्री करी हो MLT में, तो आपको सीधा उसको एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। किसी किसी में वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस, कहीं 2 साल का एक्सपीरियंस, कहीं 3 साल, मैक्सिमम 3 साल का एक्सपीरियंस रहता है, उससे ज़्यादा का कहीं नहीं मांगते। एक्सपीरियंस कब से काउंट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर जैसे आप ये सोचो कि आप BMLT कर रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो, अगर आपने आज से ही अगर जॉब करना शुरू कर दी तो वो मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो वो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर आप ये सोचो कि मैं अभी अब 3 साल मुझे आप अभी जैसे फर्स्ट ईयर में हो और सोचो कि मैं 3 साल तक लगातार जॉब करूंगा, तो वो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा, वो नहीं माना जाएगा। वो एक्सपीरियंस नहीं कहलाता है, वो ट्रेनिंग कहलाती है। एक्सपीरियंस आपका उस दिन से काउंट होगा जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। जब आपका पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आता है 1-1.5 महीने के बाद, उस दिन से आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। समझ आई बात? तो ये क्या होता है कि जो ग्रुप 5 का एग्जाम होता है ना, या एम्स का एग्जाम होता है, या RRB का एग्जाम होता है, या दिल्ली का एग्जाम, जो दिल्ली वगैरह के जो स्टेट एग्जाम होते हैं, या जो भी स्टेट वाइज अपने अपनी जो इतनी सारी स्टेट है, सब अपने अपने एग्जाम कंडक्ट करवाते हो, इसमें ऑल ओवर इंडिया का जो स्टूडेंट होता है वो एलिजिबल होता है पेपर देने के लिए, वो दे सकता है, कोई भी दे सकता है उसको पेपर। कैटेगरी वगैरह का उसमें रोल रहता है, कैटेगरी वाले को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशंस भी मिलते हैं, जैसे जनरल वाला है तो उसको कुछ नहीं मिलता, EWS वाला है तो उसको थोड़ा बहुत, OBC वाले को थोड़ा बहुत, फिर SC वाले को ज़्यादा, ST वाले को तो बिल्कुल भरपूर मिलता है। तो मैं ना क्या कर रहा था कि उसका सिलेबस देख रहा था ग्रुप 5 का, या जो एग्ज़ाम थे उनके, तो कहीं भी उसका सिलेबस ना स्पेसिफिक नहीं था। तो मैंने देखा तो सबका निकाला, नोट जितने भी PDF आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं जब एग्जाम के, तो उनका सबका निकाला, तो किसी में भी ये स्पेसिफिक तरीके से मेंशन नहीं था कि क्या आएगा आपके एग्जाम में। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि अब पता तो करना था कि आएगा क्या, क्योंकि सिलेबस तो ढेर सारा है, बहुत बड़ा है, और उसमें से आना क्या है ये हमें पता नहीं है। तो अच्छी चीज ये होती है कि पुराने सालों के पेपर निकालो और पुराने सालों के पेपर को स्टडी करो, उन पेपरों की स्टडी करो कि इन पेपरों में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो उससे ना हमें एक अनुभव हो जाता है कि कौन से टॉपिक ज्यादा कवर हो रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछा जा रहा है। वो सभी टॉपिक मैंने अपने डायरी में नोट किए, पूरे सब्जेक्ट वाइज, ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, सारे टॉपिक। तो सब्जेक्ट वाइज मुझे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे, अब आपको करना क्या है, आपको इतने ही सी काम। अब जब तैयारी करने की शुरुआत करते हैं तो बच्चा क्या करता है, 3 साल तक पहले पूरी डिग्री कंप्लीट करी, फिर 1 आध साल जो 3 साल में हो गई थी थोड़ी बहुत व्यवस्था, तो उसके साथ 1 साल और बर्बाद कर दिया। 4 साल बाद समझ आता है कि इसमें कुछ नहीं रखा है, अब हमें तैयारी करनी है। तो 4 साल बाद जब तैयारी करने के लिए आते हैं तो 3 साल तो यही सोचने में लग जाता है कि अब पढ़ें क्या। 3 साल, 8 साल 10 साल बर्बाद हो जाते, फिर कुछ नहीं कर पाते, फिर ले अभी ढूंढते 5,000 6,000 7,000। इसके पीछे कारण ये है कि आपकी सही स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि कोई बता सके कि क्या करना है। मैं आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के लिए नहीं बोलूंगा, ना मैं ये बोलूंगा कि अब 1 घंटे अलग से निकालना उसके लिए तैयारी करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये मैं आपको आज सारे टॉपिक नोट करवा देता हूं। इसके लिए करना क्या है, आपको जब भी ये टॉपिक आप पढ़ रहे होगे, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, इन टॉपिक पे आपको स्पेशली ध्यान देना है। समझ आ गई बात? करना क्या है
मतलब इन टॉपिक को आपको थोड़ा सा ज्यादा महत्व देना है। महत्वपूर्ण सारे टॉपिक है लेकिन ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मतलब इतना तो समझ आ गया होगा अब आपको कि करना क्या है। तो करना क्या, ये जितने मैं सारे टॉपिक लिखवाऊंगा ना, इनको आप एक A4 साइज वाले 2-3 फोटोकॉपी वाले पेज खरीदना, उन पे बढ़िया तरीके से वो लिखना और अपने कमरे में जहां आप बैठते होगे, पढ़ते होगे या लेटते होगे वहां चिपका लेना। ठीक है, उन पर नजर देते रहना। ये कर ही लेना आज के आज में, मतलब आज का काम आज खत्म, कल के लिए नहीं रखना है। इसके अलावा इन सभी टॉपिकों को मैं अलग से पर्टिकुलर मैं पढ़ाऊंगा, है ना। तो हो सकता है अगर क्लास में ना पढ़ा पाए, अगर समय ना मिला तो फिर मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर डालूंगा पढ़ा के वीडियो। घर पे भी मैंने बोर्ड लगवा लिया है। अब अगर यहाँ टाइम नहीं मिलेगा तो घर पे तो आप लोग उस पर देखते रहना। अगर आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊंगा, एक पहला टॉपिक उठाऊंगा, पहले से अंत तक पढ़ाऊंगा, सीरीज रहेगी, पूरा एक प्ले लिस्ट बना दूंगा ग्रुप 5 के नाम से, जिसमें वो पूरे टॉपिक वो रहे। सिर्फ टॉपिकों को पढ़ना इनफ नहीं है, उतने में आपका काम नहीं हो जाएगा। फिर आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि उन टॉपिकों से रिलेटेड उनसे क्या क्या किस किस तरीके के एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते, क्योंकि पेपर में कुल मिलाकर आता जो है वो एमसीक्यूज क्वेश्चन ही आते, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। सीधा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, उसमें से टिक मारो, अगर सही तो 1 नंबर, अगर गलत तो 0.25 कट जाते हैं। ये कहलाती है माइनस मार्किंग। समझ आ गई बात। चलो अब लिखना सब लोग शुरू करना, मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा, ठीक है, तो आपको क्लियर रहेगा। सबसे पहले हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के 2 टॉपिक हैं। टॉपिक बहुत बड़े हैं, इनको डिवाइड करोगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। अगर इस टॉपिक को अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अलावा इसमें हिस्टोलॉजी भी ऐड कर लेना, फंक्शन एंड हिस्टोलॉजी ऑफ सेल। मतलब हमारा पहला टॉपिक हो गया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड हिस्टोलॉजी ऑफ सेल, ठीक है। दूसरा है ऑल ह्यूमन बॉडी। ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है किसके? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के। अगर अभी थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके अंदर कितने सब टॉपिक बन रहे हैं। समझ आ रहा है? मतलब ऑल ह्यूमन बॉडी सिस्टम से मतलब है कितने सारे सिस्टम है बॉडी में, उन सबको आपको एक पूरा ब्रीफ तरीके से पढ़ना पड़ेगा। दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं, कौन सा है? बायोकेमिस्ट्री। इसमें इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड एंजाइम।
दूसरा इसका टॉपिक है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टेस्टिंग आती है, जैसे केएफटी, केएफटी समझते हो, किडनी फंक्शन, एलएफटी, लीवर फंक्शन, इसके बाद आती है कार्डियक प्रोफाइल, और इसके बाद आता है कार्डियक प्रोफाइल के बाद लिपिड, लिपिड प्रोफाइल। बोलता जा रहा हूं बेटा, मैं मुंह से देख लेना, मुंह से बोल रहा हूं तो आपको इजी पड़ेगा लिखना। डस्टर कहाँ गया बेटा? लिख लिया? रह तो नहीं गया किसी का? तो गिर तो नहीं जाएगा ये? अब अगला हमारा सब्जेक्ट आता है ब्लड बैंकिंग। इसमें ब्लड ग्रुप्स के बाद दूसरा आता है क्रॉस मैचिंग, उसके बाद आता है कूम्स टेस्ट, डोनर स्क्रीनिंग, उसके बाद आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड रिएक्शन। रिएक्शन और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ब्लड कंपोनेंट। हाँ, ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड कंपोनेंट्स। इसके बाद अगला हमारा सब्जेक्ट आता है कौन सा? हेमेटोलॉजी। composition of blood,
एंटीकोगुलेंट, HB एस्टिमेशन, कलेक्शन ऑफ ब्लड, RBC काउंट, एनीमियाज, और ब्लड फिल्म। ब्लड फिल्म की स्टेनिंग एंड प्रिपरेशन, ब्लड फिल्म स्टेनिंग एंड प्रिपरेशन। इसके बाद आता है ल्यूकोपोइसिस, फिर आता है WBC काउंट, फिर आती है नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, फिर आता है ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, पता है ना, आ जाएगा, दिख जाएगा बेटा, PCV, ESR, PCV, पैक्ड सेल, नॉर्मल कितना रहना चाहिए? क्या ये सारा मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। सर फीमेल में मेल में तो 10 के अंदर अंदर रहना, फीमेल में शायद 20 तक हो जाता है, क्योंकि मेल का ब्लड कॉन्सेंट्रेट होता है ना, ज़्यादा गाढ़ा होता है इसलिए। रेटिकुलोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट, फिर है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट्स काउंट। ऊपर वाला तो लिख लिया होगा ना, ऊपर वाला साफ कर दूं? बेटा ESR बढ़ता है तो ब्लड का कॉन्सेंट्रेट होता है बेटा। हाँ, ESR तुमने लगा हुआ देखा है कि कैसा लगता है? ब्लड का गाढ़ापन होता है ना, वो बढ़ जाता है। एक ट्यूब होता है, उसमें जितना वो ज्यादा जमता जाता है। रेटिकुलोसाइट काउंट, इसके बाद है इसी में, हाँ, BT CT, फिर है LE सेल, LE सेल, फिर है
ऑस्मोटिक फ्रजिलिटी, ऑस्मोटिक फ्रजिलिटी, FRA है ना, FRAGILITY, फ्रजिलिटी। और लास्ट है इसमें बोन मैरो, बोन मैरो। फिर इसके बाद आता है एक और सब्जेक्ट जो है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझो। यूरिन स्टूल, यूरिन स्टूल, सीमेन और CSF। फिर आता है पैरासाइटोलॉजी, फिर आती है सीरोलॉजी, VDRL, विडायल, इलाइजा, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। माइक्रोबायोलॉजी,
मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, कल्चर एंड आइसोलेशन। कल्चर एंड आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया है ना। इसके बाद ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सीधा बैक्टीरिया का नाम लिखा होता है और सीधा क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फिर आता है बेसिलाई है, कोकाई है, हाँ। फिर आता है कोकाई एंड बेसिलाई, कोकाई एंड बेसिलाई। साइड हो जाओ। कोकाई एंड बेसिलाई। फिर आता है एनाएरोबिक, एनाएरोबिक और इसके अलावा स्पोर बियरिंग बैक्टीरिया बेसिलाई। एनाएरोबिक स्पोर बियरिंग बेसिलाई, एनाएरोबिक एंड स्पोर बियरिंग बेसिलाई। लिख लिए? इसके बाद है हिस्टोलॉजी। इम्प्रिग्नेशन, ब्लॉक मेकिंग, सेक्शन कटिंग, स्टेनिंग, कलेक्शन ऑफ टिश्यू।
और इसी में है डीकैल्सिफिकेशन। कौन को ज्यादा लग रहा? तुम पहले गेम से आउट हो गई, डे फर्स्ट पे ही तुम गेम से आउट हो गई। ये सिर्फ टॉपिक हैं, सिर्फ टॉपिक हैं। इसलिए कहा जाता है कि सरकारी नौकरी हंसी खेल नहीं है, हर कोई नहीं, हर किसी को नहीं मिल जाती। अगर हर किसी को ऐसी मिल रही होती हर कोई, तो आज सब लोग सरकारी नौकरी में होते। अगर नीट निकालना ऐसी मजाक होता तो तुम लोग सब लोग एमबीबीएस ना कर रहे होते, बताओ। अब देखना, अब एक चीज देखना आप लोग, इस बच्ची ने देखना कहाँ आके हार मानी थी, जहां मैं लास्ट लाइन लिख रहा था। ये बात समझ आ रही है? इंसान वहीं जाके हार मान जाता है जहां बस उसका एक कदम रह जाता है, वहां मंजिल मिलने से एक कदम रह जाता है ना, बस वहीं आके वो हार मान जाता है और वो एक कदम नहीं रखता है। तुम समझो बेटा, मैं तुम्हें टारगेट करके नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ। तुमने बहुत सही बोला बीच में, मैं जब से सोच रहा था कोई बोल ही नहीं रहा कि और कितना है और कितना है, बाकी सब तो लिखते चले गए। तुमने नहीं, तुमने बोल दिया कि अभी और कितना है। तो तैयारी करने में इंसान साल भर लगा रहता है, हो गया, साल भर लगा रहता है इंसान, और जैसे ही मिलने ही वाला होता है वो वहीं छोड़ देता है कि अब पता नहीं और कितना समय लगेगा, जबकि मिलने ही वाला होता है। गलतियां कर करके इंसान सीखता जाता है कि क्या क्या गलतियां कर रहा है वो। एक बार पेपर दिया, कहाँ कमी रह गई, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन कौन सा हमारा टॉपिक मजबूत नहीं थे, कौन सा सिलेबस कमजोर था, उसको पढ़ा, अगली बार फिर से दिया। ये उनकी बात कर रहा हूँ जो सक्सेसफुल एक बार में नहीं हो पाते, जो एक बार में हो जाते हैं उनकी तो बात ही अलग है। फिर अगर पहली बार में जो कमी निकली उनको क्लियर किया, दूसरी बार करी, फिर भी दूसरी बार में भी नहीं हो पाया क्लियर, तो फिर और कमी निकाली और तुम पूरी गप्पे कर लो, कर लो पूरी पंचायत। उसको घर ले जाना, आज घर पर सारी बैठ के बात बतिया लेना। फिर और कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से हमारे टॉपिक कमजोर पड़ गए जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पाया, तो उन सब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके सिलेक्शन मिल पाता है। ऐसे नहीं मिल जाता। ऐसे अगर हलवा होता तो चम्मच से भरते, गप से खा लेते। हलवा थोड़ी है, हलवा है क्या पेपर निकालना? नहीं है। हलवा होता तो सब वही खा रहे होते। कौन नहीं चाहता बताओ कि नौकरी मिल जाए मुझे? है कोई ऐसा? कोई नहीं होगा। तो ये तुम्हारे कहाँ लिख जाने चाहिए आज? हाँ, इस पे तुम्हें लगा इन टॉपिकों पे, और जो भी और भी टॉपिक हैं ये तो मेन है, इंपॉर्टेंट है, उन पे आपको लगा था 3 साल तक कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, तो सीधे निकलते ही साथ ही आपकी जॉब लग जाएगी। ग्रुप 5 कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता, फ्रेशर मतलब 3rd ईयर वाला भी दे सकता है पेपर ग्रुप 5 का। तो और जो मतलब ग्रुप 5 की सैलरी कम होती है, मतलब 30-35 हज़ार तक होती है। हाँ, ग्रुप 5 एग्जाम नहीं पता, सरकारी अस्पतालों में जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है वो है। जैसे एम्स है या DSSB है या RRB है, इसमें सैलरी 40,000 से स्टार्ट होती है और 1,12,000 तक जाती है। इस बीच में हो सकती है, मतलब 70-75 हज़ार के आसपास होती है। 45 से स्टार्ट होती है लगभग ये। तो उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं 1-2 सालों का।
तो जब करते रहो, कोई पहले फ्रेश वाली नौकरी लगवा ली, फ्रेशर से जो लग रही है, फिर उसके बाद 2-3 सालों का वहाँ एक्सपीरियंस ले लिया, तैयारी फिर भी करते रहे और बड़ी पोस्ट पे चले गए, वहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन, इंचार्ज, बहुत सारी पोस्ट है। हो गया, समझ आई? तो अगर इसमें तुम लोगों से बने तो मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी मैं तो करूँगा ही, मैं तो अपनी तरफ से करूँगा ही। हाँ, अगर इस पे नहीं मिलेगा आपको तो मैं उस पर डालूँगा, क्लास में नहीं पढ़ा पाऊँगा तो उस पर डालूँगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं निकल पा रहा। हाँ, एक वो कर लो, एक कॉपी बना खरीद लो अलग से, है ना, लगभग इतनी मोटी के आसपास खरीदना, और कॉपी खरीदना वो स्पाइरल वाली, है ना, ऐसी मत खरीदना, ऐसी वाली कॉपी मत खरीदना, वो स्पाइरल वाली आती है ना जो 60 रुपए की आती है, वो खरीद लेना, ठीक है, 60 या 70 रुपए की आती है। तो सुनो, सबसे पहले उसके पहले 2 पेजों पे लिख लेना यही पूरा सिलेबस, फिर उसके बाद एक टॉपिक पकड़ना और पूरे अंत तक टॉपिक खत्म करना है। फिर एक और स्पाइरल खरीदवाऊंगा तो फिर उसमें एमसीक्यूज करेंगे। आगे चल के मुझे कोई अगर बुक अच्छी समझ में आएगी एमसीक्यूज की तो वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, तो जहां मिलती होगी वहां से जाके वो ले लेना, तो उसमें से एमसीक्यूज लगा लेना। जो टॉपिक पढ़ा, पढ़ने का सही तरीका होता है कि जो टॉपिक पढ़ा उसको पढ़ने के बाद एमसीक्यूज लगा लिए, उसके मतलब उसके जो होते हैं ना टॉपिक से निकाले, जो उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज बन रहे होंगे। क्या होता है कि जब हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया हो उसके बाद उसके एमसीक्यूज लगाएं। एमसीक्यूज तो जानते हो ना, क्वेश्चन उसके 4 आंसर, 4 में से एक छांटने। कौन केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। तो जब हम कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं ना उसके बाद उसके आंसर लगाने बैठते हो ना, हमें आंसर आते जाते हैं, तो फिर हाँ मजा आता है, अंदर से मोटिवेशन मिलता है। जब पढ़ाई ना उस टॉपिक के बारे में एमसीक्यू लगाने बैठ जाए, तो पेपर में होता है, कभी कोई पेपर दोगे तो पता चलेगा एक भी नहीं आ रहा, फिर तुक्का मारते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, पहले उस स्ट्रेटेजी रणनीति के साथ काम करो, पहले उसको पढ़ लो उस टॉपिक को, फिर उससे संबंधित एमसीक्यू लगाओ, फिर पुराने पेपर भी तुम लोगों को दे देंगे। मैंने एक नया वो पेज बनाया है, उस पर काय पे इंस्टाग्राम पे लैब बालाई के नाम से, तो उस पर ना फोटो डालता जाऊंगा मैं, वो लोग वो भी देख लिया करो तुम, मतलब जो चीज़ें कैसे प्रोवाइड करेंगे, जैसे सिलेबस ही है, सिलेबस की फ़ोटो खींच कर डाल दूंगा, पेपर है पेपर उस पर फोटो डाल दूंगा पेपरों की, एमसीक्यूज कोई 10, 20, 50 एमसीक्यूज होते हैं तो उनको तो उसमें से वो निकाल के वो भी लगाते रहना, ठीक है। तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करना है ना कि ढूंढने में कि देखते हैं आज कौन टकरा रहा है, रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक्सेप्ट होती नहीं है कि नहीं। ये लोग हंस रहे हैं, तुम लोग चुप बैठे हो, मतलब समझ क्लियर हो गई कि बात किसके लिए हो रही है, हाँ? सुन्न पड़ गया एकदम से बिल्कुल।